Assalamu alaikum and welcome to lecture 9. We are in the discussion of investment analysis and this is our 9th lecture, and we were discussing investment appraisal techniques. So let's have a look on today's outline. First we will recap our discussion in the previous lecture, and then we will discuss net present value examples, as we have covered basic considerations in net present value and started the examples. So today we will continue with the examples, and after completing the examples we will go to lease and buy decisions, and then internal rate of return, risk analysis in investment analysis. Earlier we have studied the basic considerations in investment appraisal technique net present value, in which we considered basic 10 things, and the most important of them we have discussed in detail was inflation, and then working capital changes and tax effect on cash flows, and relevant incremental costs. So after completing that we have started the examples, and today first of all let's have a look at the example appearing in your screen. Danny Associates has been offered a 4-year contract to supply the computing requirements for a local bank. इसमें आपके सामने कुछ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन है स्लाइड पे, जिसमें कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट अपीयर हो रहे हैं, विच इज़ अराउंड $250,000. वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है $20,000. Upgrading of equipment in 2 years, $90,000, and the salvage value of equipment in 4 years, $10,000, and then annual net cash inflow $120,000. तो इसका मतलब है कि 4 साल उसकी लाइफ है, और जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इन्वेस्टर वो है कंप्यूटर इक्विपमेंट की, और उसमें कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, डेट इज़ $20,000. और 4 साल के बाद अगर ये सेल होता है कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो उसकी प्रोसीड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट इज़ $10,000, और 2 साल बाद उसको अपग्रेड करना है कंप्यूटर इक्विपमेंट को, उस पर कॉस्ट इनकर होगी $90,000. और जो नेट कैश एनुअल नेट कैश इनफ्लो है, नेट का क्या मतलब कि जो भी इनफ्लोज होंगे उसमें से आउटफ्लोज को डिडक्ट करके जो नेट इनफ्लो बनेंगे डेट इज $120,000 पर एनम. तो इसमें वर्किंग कैपिटल इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें स्पेसिफिक बता दिया गया है कि वर्किंग कैपिटल इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड डैनी एसोसिएट रिक्वायर 14% रिटर्न. जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है, जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डैनी एसोसिएट्स का, डेट इज 14% पर एनम. तो अभी हम उसके कैश फ्लोज देखेंगे ईयर बाय ईयर किस तरह वो कैश फ्लो बन रहे हैं और क्या रिजल्ट्स निकलते हैं एनपीवी के. व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल बैंक. इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको अपनी कैलकुलेशंस कर लें, तो उसमें आपको
करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है कि 4 ऑप्शन है उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। ऑप्शन ए इज $150,000, ऑप्शन बी इज $28,230, ऑप्शन सी $92,340 एंड ऑप्शन डी इज $132,916। तो आप इसकी अपनी कैलकुलेशंस करके इसमें से चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रोसीड करें तो उसमें ये आपके सामने उसकी वर्किंग अपीयर हो रही है कि ईयर बाय ईयर कैश फ्लोज हमने कंस्ट्रक्ट किए, ईयर्स मेंशन किए, कैश फ्लोज मेंशन किए, 14% फैक्टर का 14% उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट की। तो उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट है वो आपके सामने। सबसे पहले उसमें हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट मेंशन किया जो कि ईयर 0 पे है, यानी कि अभी हम फौरन इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो टाइम 0 पे उसकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट है। और कैश आउटफ्लो हो रहा है 250,000 का, इसलिए नेगेटिव ब्रैकेट्स में अपीयर है। और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जैसे कि हम पहले भी अपनी डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम 0 पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है डेट इज इक्वल टू 1, तो उसकी बेस पे प्रेजेंट वैल्यू निकली 250,000 नेगेटिव। तो वर्किंग कैपिटल नीडेड जो कि क्वेश्चन में मेंशन था कि अभी होगा, उसमें $20,000 का आउटफ्लो है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1, तो प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी निकली $20,000 आउटफ्लो विच इज अपीयरिंग इन ब्रैकेट्स। उसके बाद एनुअल नेट कैश इनफ्लोज है जो कि क्वेश्चन में मेंशन था $120,000 पर एनम फॉर द लाइफ ऑफ एसेट। उसकी लाइफ क्या है 4 साल, तो ईयर्स में आप देखेंगे 1 to 4 मेंशन है और इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 to 4 का एनवीटी फॉर्मूला यूज करते हुए निकालें तो उसका निकल रहा है 14% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल रहा है 2.914 और इसकी वजह से इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो डिटरमिन की है वो है $349,680 और उसके अपग्रेडिंग कॉस्ट को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो 2 साल बाद इंकर हो रही है। 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाला है डेट इज 0.769 और $90,000 की आउटफ्लो है, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी बनी 69,210 आउटफ्लो। और सैलरीज वैल्यू जो ईयर 4 पे इंकर होगी उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.592 निकाला 14% फैक्टर पे और 10,000 का इनफ्लो होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली $5,920। और वर्किंग कैपिटल जैसे क्वेश्चन में मेंशन था कि एट द एंड ऑफ जो एसेट लाइफ है उसके रिकवर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ईयर 4 पे वो रिलीज हो रहा है $20,000 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की 18,840। तो इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को हमने सम अप किया, उसके बाद उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हुई 28,230। तो ऑप्शन बी उसमें करेक्ट आंसर था। तो कैश फ्लो कंस्ट्रक्ट करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना और कैश फ्लोज को सही ईयर पे मेंशन करना ये ज़रूरी है। उसके बाद आप उसकी आराम से प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं और तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को आप सम अप कर लें तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे सामने आ जाती है। तो इस केस में वो थी ऑप्शन बी डेट इज 28,230। इससे आगे हम चलें तो लीस्ट कॉस्ट डिसीजंस में, इन डिसीजंस where revenues are not directly involved, manager should choose the alternative that has the least total cost from a present value perspective. In decisions where revenues are not directly involved, manager should choose the alternative that has the least total cost from the present value perspective. तो इस सिनेरियो में आपने क्या डिटरमिन करना है कि
ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें रेवेन्यूज इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ कॉस्ट है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू हम अगर उसकी एनपीवी कैलकुलेट करें ऑप्शंस की, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें लीस्ट कॉस्ट डिटरमिन हो रही है। तो सबसे कम कॉस्ट वाला ऑप्शन इसमें फिजिबल होगा और वही इन्वेस्टर के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स लुक एट अ फार्म होम फर्नीचर कंपनी। अभी होम फर्नीचर कंपनी क्या कर रही है? होम फर्नीचर कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड whether to overhaul an old delivery truck now or purchase a new one। कि होम फर्नीचर कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है जिसमें उसने ये डिसाइड करना है कि या तो हम नया ट्रक ले लें या जो ओल्ड ट्रक है उसको ओवरहॉल करवा लें। तो लाजमी बात है इस डिसीजन से उनके कोई रेवेन्यूज लिंक नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। ये कॉस्ट सेंटर है जहां से कॉस्ट अराइज होती है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इस सिनेरियो में। या तो ओवरहॉल करवा सकती है कंपनी पुराने ट्रक को या फिर नया ट्रक परचेज कर सकती है। तो इसमें हमने वो ऑप्शन देखनी है जो कि लीस्ट कॉस्ट जिससे डिटरमिन हो। उसके लिए हमें कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट करने होंगे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो डिस्काउंट रेट है उसके थ्रू प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करना होगा और उसकी बेस पे हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी और फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। द कंपनी यूजेज अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। उस कंपनी का डिस्काउंट रेट है 10%। तो अभी हियर इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रक्स। ओल्ड ट्रक पे क्या कॉस्ट आएगी और न्यू ट्रक पे क्या आएगी, ये डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओवरऑल कॉस्ट अगर पुराने ट्रक को हम लेके चलें तो उसमें सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट आएगी डेट इज $4,500 और उसकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? $10,000। सैल्वेज वैल्यू इन 5th ईयर यानी उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी जो कि एक्सपेक्टेड की जा सकती है कि प्रोसीड रिकवर होंगी, डेट इज $250। और अगर इस ट्रक को हम अभी सेल कर दें तो उस पे क्या सैल्वेज वैल्यू मेंशन है? $9,000। अगर हम नए ट्रक को परचेज करते हैं तो उसमें परचेज प्राइस इंकर हो रही है $21,000 और उसकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी उसको मेंटेन रखने वाली कॉस्ट जो है वो है $6,000 और उसकी सैल्वेज वैल्यू आफ्टर ऑन द 5th ईयर यानी आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रक जो कि 5 साल है, आफ्टर 5 ईयर्स उसकी सैल्वेज वैल्यू है $3,000। तो आपने देखा कि ओल्ड ट्रक में 2 सैल्वेज वैल्यू मेंशन है। एक है कि 5th ईयर में अगर ओवरहॉल हम अभी करवा लेते हैं तो 5th ईयर में सैल्वेज वैल्यू क्या मिलेगी, और दूसरी सैल्वेज वैल्यू मेंशन है कि अगर हम ओवरहॉल नहीं करवाते और अभी इसको सेल कर देते हैं तो उसमें क्या वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये सैल्वेज वैल्यू यूज होगी, आगे जाके देखते हैं कहाँ इसको फिट इन होती है और कहाँ इसका यूज आता है। और मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर सेकेंड ऑल्टरनेटिव। इसमें आपके सामने दोनों कैलकुलेशंस मौजूद हैं कि अगर हम नया ट्रक परचेज करते हैं तो उसके कैश फ्लोज स्लाइड पे मेंशन किए गए हैं, और अगर हम कीप ओल्ड ट्रक ही रखते हैं और इन्वेस्टमेंट उसी पे कर देते हैं उसकी ओवरहॉल करवा देते हैं मेंटेन, तो उसके बाद उसके कैश फ्लोज भी आपके सामने मेंशन है। तो नए ट्रक में जो कि अभी परचेज हो रहा है उसकी सबसे पहले कैश फ्लोज हैं उसका 10% जो कि होम फर्नीचर कंपनी का डिस्काउंट रेट है 10%। उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले गए हैं
और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मेंशन है अगेंस्ट ईच कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो परचेज प्राइस आउटफ्लो है जो कि अब इंकर हो रही है, उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है जो कि टाइम 0 पे 1 होता है, और प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने है $21,000। इसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो कि 1 to 5th ईयर तक इंकर हो रही है इन एन इक्वल मैनर। तो उसकी जो आउटफ्लो है वो $6,000 है, और 10% का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है फॉर 4 ईयर्स एनवीटी यूजिंग एनवीटी टेबल और एनवीटी फार्मूला उससे 3.791 निकल रहा है, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है डेट इज $22,746 विच इज कैश आउटफ्लो। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड ट्रक, क्योंकि नए ट्रक में अगर परचेज करते हैं तो पुराने ट्रक को सेल कर दिया जाएगा, उसकी कोई और यूटिलिटी नहीं है, तो सेल जो करेंगे वो नए ट्रक के साथ लिंक है, क्योंकि नया ट्रक खरीदेंगे तो पुराना ट्रक सेल होगा, तो उसकी सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड ट्रक यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि अभी कैश इनफ्लो होगा $9,000 का, और 10% पे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है अभी का डेट इज 1, तो 9,000 इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। और सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू ट्रक जो कि इंकर होगा आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5th ईयर के एंड पे इंकर होगा, और उसका जो इनफ्लो है वो $3,000 है, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे निकल रहा है 0.621, तो इसकी बेसिस पे इसका जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है डेट इज $1,863। तो इन तमाम कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को सम अप करें तो आपके पास एनपीवी कैलकुलेट हो जाती है डेट इज 32,883 नेगेटिव, क्योंकि इसमें इनफ्लो रेवेन्यूज नहीं है। अगर इनफ्लोज हैं तो वो इक्विपमेंट से रिलेटेड उसकी सैल्वेज वैल्यू के हैं, तो इसमें कॉस्ट डिसीजंस हैं, तो इसमें कॉस्ट जो निकली है एनपीवी डेट इज 32,883 नेगेटिव, डेट इज आउटफ्लो। अगर हम नए पुराने ट्रक को ही रखते हैं, उसको ओवरऑल कॉस्ट इंकर करते हैं जो कि अभी फॉरेन इंकर होगी, वो है $4,500, और हमारा प्रेजेंट वैल्यू भी यही है। इसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो कि 1 to 5 ईयर में लगातार इंकर होगी, सेम है $10,000, और उसका 10% पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकला है डेट इज 3.791। तो इसकी बेस पे इसका जो आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है डेट इज 37,910 नेगेटिव, डेट इज आउटफ्लो। इसके बाद सैल्वेज वैल्यू है कि ट्रक को 5th ईयर में जब हम सेल करेंगे और उसका जो कैश इनफ्लो है वो $250 है, 5th ईयर के एंड पे होगा, तो 5th ईयर में 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो निकल रहा है डेट इज 0.621, और प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हुई $155। तो इसकी बेसिस पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हो रही है डेट इज $42,255, डेट इज नेगेटिव, इट मीन्स इट इज कैश आउटफ्लो। तो लीस्ट कॉस्ट डिसीजन में हमने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी? वो ऑप्शन जिसमें कम कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन में आपके सामने है कि नए ट्रक में जो एनपीवी निकली है डेट इज लेस देन द अनदर अल्टरनेटिव। तो ऑप्शन कौन सा बेहतर हुआ कि बाय द न्यू ट्रक इंस्टेड ऑफ कीपिंग द ओल्ड ट्रक। तो ये भी एक सिनेरियो था नेट प्रेजेंट वैल्यू में कि लाजमी नहीं है कि रेवेन्यू लिंक्ड सिनेरियोज ही हो, कॉस्ट रिलेटेड सिनेरियोज भी हो सकते हैं कि हम कौन सी ऑप्शन में जाएं कि हमें लीस्ट कॉस्ट इंकर हो। अगली स्लाइड में इसका डिफरेंस है दोनों ऑप्शंस का कि होम फर्नीचर शुड परचेज द न्यू ट्रक
उसकी सैलरीज, उसकी एनपीवीज दोनों ऑप्शंस की मेंशन हुई है। नए ट्रक में 32,883 आउटफ्लो हो रहा है, और अगर पुराना ट्रक ही हम रखते हैं तो उसमें आउटफ्लो हो रहा है $42,255। तो नई ट्रक खरीद कर कितनी कम कॉस्ट इंकर हो रही है? 9,372। तो ऑप्शन कौन सा बेहतर होगा कि बाय द न्यू ट्रक। इसमें एक और एग्जांपल है, बे आर्किटेक्ट्स इज कंसीडरिंग अ ड्राफ्टिंग मशीन दैट विड कॉस्ट $100,000 last 4 years and provide annual cash savings of $10,000। यानी बे आर्किटेक्ट्स ड्राफ्टिंग मशीन जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहती है जिसकी कॉस्ट है $100,000, जो कि अभी टाइम ज़ीरो पे इंकर होगी, और उसकी यूजफुल लाइफ है 4 years, और एनुअल कैश सेविंग्स इस मशीन को में इन्वेस्ट करके एनुअल कैश सेविंग जो आ रही है डेट इज $10,000 एनुअली फॉर 4 years एंड कंसिडरेबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स ईच ईयर। और इसके अलावा कुछ काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि नज़र नहीं आएंगे लेकिन इंटेंजिबल हैं। हाउ लार्ज इन कैश टर्म्स वुड बी इंटेंजिबल बेनिफिट्स have to be per year to justify investing the machine if the discount rate is 14%। तो एक नई टाइप का कि आपके सामने सिनेरियो आ गया कि हाउ लार्ज इन कैश टर्म्स वुड द इंटेंजिबल बेनिफिट हैव टू बी पर ईयर, कि इंटेंजिबल जो बेनिफिट्स हैं वो कैश टर्म्स में कितने होने चाहिए पर ईयर कि हम जस्टिफाई कर सकें कि ड्राफ्टिंग मशीन में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेहतर है या नहीं है, अगर डिस्काउंट रेट कंपनी का हो 14%। यानी अगर कंपनी 14% रेट ऑफ रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करती है तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स की क्या, अगर कैश में देखा जाए तो कितनी उसकी अमाउंट होनी चाहिए। उसमें कुछ ऑप्शंस मेंशन है, 15,000, 90,000, 24,000, 60,000। तो आपको इसमें कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट करने हैं, और कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें ये देखना है कि कितनी नेट कॉस्ट आ रही है। तो कम से कम उतनी नेट कॉस्ट जितने बेनिफिट्स होने चाहिए इंटेंजिबल बेनिफिट्स के। तो इसमें आपके सामने कैश फ्लोज अपीयर हो गए कि ईयर बाय ईयर कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। ईयर्स में मेंशन है, एक तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मेंशन है, फिर ईयर्स मेंशन है, फिर कैश फ्लोज, फिर 14% फैक्टर की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेंशन है, और प्रेजेंट वैल्यूज उन कैश फ्लोज की आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो नेट कैश आपका डिटरमिन होता है, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपको डिटरमिन हो रही है, जो कि ऊपर वाली कैलकुलेशन में आपके सामने है, डेट इज $70,860, डेट इज आउटफ्लो, एंड डेट इज कैश आउटफ्लो, सो इट इज अपियरिंग इन ब्रैकेट्स। तो कम से कम इतनी कैश सेविंग, इतनी आपके इंटेंजिबल बेनिफिट्स की अगर कैश टर्म्स में देखा जाए इतने बेनिफिट्स होते हैं इतनी अमाउंट के, तो फिर ये ऑप्शन कंपनी के लिए सुटेबल है और फिजिबल है। तो सारी कैलकुलेशन मेंशन है कि इन्वेस्टमेंट अभी हो रही है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल टू 1 है, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो एट अ मोमेंट। और उसके बाद नेट कैश एनुअल सेविंग जो $10,000 की है वो 4 साल तक लगातार हो रही है। तो 4 साल का 10% जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं कर रहा है थ्रू एन्युटी टेबल या फॉर्मूला, वो नहीं कर रहा है 2.914,
और इसकी वजह से जो उसकी कैश इनफ्लो आ रहा है सेविंग्स का प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो डेट इज 29,140। तो इन दोनों का नेट किया तो हमारे पास आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू $70,860 आउटफ्लो। तो इट मीन्स अगर इतना कम से कम कैश जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स की सेविंग्स हैं या इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो अराइज हो रहे हैं, अगर वो कैश टर्म्स में देखे जाएं, अगर इस अमाउंट तक अराइज होते हैं तो फिर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए फिजिबल है। क्योंकि अगर इतनी अमाउंट के अराइज होते हैं तो उसकी बेसिस पे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नील हो जाएगी। तो हमने शुरू में ये देखा था अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है तो वो इन्वेस्टर के लिए या कंपनी के लिए फिजिबल होती है, एक्सेप्टेबल होती है। अगर वो कम है या नेगेटिव है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, उस ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट किया जाता है एनपीवी कैलकुलेशन के मुताबिक। तो अगर इन 70,860 जो प्रेजेंट वैल्यू है और ये अगले 4 सालों में अराइज होनी चाहिए, अगर इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें एनवीटी के फॉर्मूले से तो वो निकलती है 24,317। और इसका अगर 24,317 के अगर हम जो कि फ्यूचर वैल्यू निकल आई उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो डेट इज 70,860। इसको उस टेबल में फीड करें तो फिर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है इक्वल टू 0। तो 24,317 के अगर इंटेंजिबल बेनिफिट्स अराइज होते हैं, अगर उसको हम कंपेयर करें कैश टर्म्स के साथ, इतने अमाउंट के होते हैं, देन इट वुड बी फिजिबल फॉर द कंपनी टू इन्वेस्ट इन ड्राफ्टिंग मशीन। तो ये भी एक सिनेरियो था जहां पे एनपीवी का यूसेज होता है और एनपीवी ऐसे डिसीजंस के लिए भी यूजफुल होती है। अगर आप नीचे देखें तो वो येलो वाले पोर्शन में तो वहां पे कैलकुलेशन मेंशन है कि 70,000 क्या हमने जो फ्यूचर वैल्यू है पर ईयर वो किसने डिटरमिन की है, उसको डिवाइड किया है हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस रेट का हमने डिटरमिन किया है, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट डेट इज 14%। 14% का एनवीटी टेबल के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल रहा है 4 सालों का डेट इज 2.914, उससे डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू निकल आई जो कि हर साल के एंड पे अराइज होगी। तो ये कुछ सिनेरियोस है जहाँ पे एनपीवी का यूसेज होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे कंपनी को डिटरमिन करना होता है कि वो कौन सा डिसाइड करे ऑप्शन, जैसे कि लीज और बाइंग डिसीजन होता है। लीज और बाय में इसमें 2 तरह के कंपनी को फेस करने होते हैं डिसीजंस। एक होते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में कंपनी फेसेस 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस कि अगर कंपनी ने किसी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कंपनी को डिसाइड करना होता है। नंबर 1 एक्विजिशन डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन। एक्विजिशन डिसीजन में क्या होता है कि कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है वेदर टू एक्वायर और नॉट, कि कंपनी एक्वायर करे या ना करे। तो एक्विजिशन डिसीजन में आप कौन सा रेट यूज करेंगे, डिस्काउंटेड रेट वुड बी वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारा फ्यूचर टॉपिक है और हम उसको डिटेल में वैक की कैलकुलेशंस और वैक के डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक कैश फ्लो से लिंक है तो इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि ताकि कैश फ्लोज के साथ ये कवर हो जाए और वैक की कैलकुलेशंस हम आगे चल के देखेंगे।
लेकिन एक सिंपल रूल है कि अगर एक्विजिशन डिसीजन कंपनी ने करना है कि वो किसी और कंपनी को एक्वायर करे या ना करे, तो उसमें जो कंपनी यूज करती है डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, दैट वुड बी वैक ऑफ कंपनी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरा कंपनी को जो डिसीजन नॉर्मली फेस करना होता है फाइनेंसिंग के से रिलेटेड, कि फाइनेंस किस तरह किया जाए, वेदर टू लीज और बाय, यानी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कोई मशीन खरीदना चाह रही है, कोई प्लांट लेना चाह रही है, तो उसके लिए फाइनेंसेस कहाँ से वो ले, या तो वो अपने प्रॉफिट में से खरीद ले उसको, या फिर उसको लीज कराए। तो नॉर्मली इस तरह के दो ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं, जिसको कंपनी को एवेल्युएट करना होता है, या तो वो लीज करवाए या फिर उसको अपने प्रॉफिट में से परचेज कर ले, यानी कैश पे परचेज कर ले। और इसमें जो हम रेट यूज करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट, वो क्या होना चाहिए, वो कंपनी का पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट या बोरिंग रेट होना चाहिए। यानी कंपनी को जिस रेट पे लोन मिल सकता है उसका आफ्टर टैक्स इफेक्ट डिटरमिन करके वो वाला रेट कंपनी को यूज करना होगा फॉर दिस टाइप ऑफ डिसीजन। तो एक्विजिशन डिसीजन में जब कंपनी एवेल्युएट कर रही है अपने ऑप्शंस को, उसमें वो डिस्काउंट रेट यूज करेगी, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। और जब फाइनेंसिंग डिसीजन कर रही है कि कंपनी लोन ले या फिर कैश से खरीद ले, अपने कैश को यूटिलाइज करते हुए एसेट में इन्वेस्ट कर दे या खरीद ले, तो वो ऐसे डिसीजन में कंपनी को जो डिस्काउंट रेट यूज करना होगा कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए, वो रेट होना चाहिए इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, या कंपनी को जिस रेट पे लोन मिल सकता है उसमें से टैक्स इफेक्ट निकाल के वो रेट यूज किया जाएगा फॉर फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें आगे है, व्हाइल अप्रेजिंग एंड एक्विजिशन डिसीजन द कंपनी यूजेस द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रिटर्न टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज। जब कंपनी ये डिसीजन ले रही होती है कि उसने किसी कंपनी को एक्वायर करना है या एक्विजिशन डिसीजन करना है, तो उसमें कंपनी अपना आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करती है फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स होना चाहिए, यानी उसमें से टैक्स इफेक्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने बेसिक कंसीडरेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये देखा था कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज हम यूज करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन के लिए। तो जो रेट यूज होना चाहिए दैट शुड आल्सो बी आफ्टर टैक्स। This cost of capital is in fact the IRR of the mode of financing being used. Hence, the present value of all the cash flows would be zero and would not be considered in acquisition decision. तो जो भी प्रेजेंट वैल्यूज निकलेंगी अगर हम कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करें, तो उससे रिजल्ट क्या आएंगे, जीरो। और वही कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। However, if cost of capital and IRR of loan are different, then the financing cash flows would need to be considered. और अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR डिफरेंट है, यानी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% एंड IRR जो निकल रहा है कंपनी का वो है 10%,
तो देन द फाइनेंसिंग कैश फ्लोज वुड नीड टू बी कंसीडर्ड। तो ऐसे ऑप्शन में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन लेने के लिए। एनपीवी की कंप्यूटेशन में इसको यूज किया जाएगा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को। तो ओनली कैश फ्लोज दैट आर कंसीडर्ड आर दोज दैट आर अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ डिसीजंस मैटर ऑफ फाइनेंसिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन मेकिंग लीज एंड बोरो डिसीजंस लेसिस पॉइंट ऑफ व्यू, द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट शैल बी यूज्ड for calculating the lease based NPV and IRR for lease shall not be used। यानी इंक्रीमेंटल उसमें हमें बोरिंग रेट यूज करना होगा इन डिसीजंस वेयर फाइनेंसिंग इज इन्वॉल्व। When lease rentals are being paid in advance at start of the year, tax impact shall be taken from start of year 2। ये एक रूल है कि अगर लीज पेमेंट इन एडवांस पे हो रही हैं, यानी इन स्टार्ट में और एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं हम लीज की, तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्स इम्पैक्ट है लीज का, यानी लीज पे जो टैक्स सेविंग्स आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ईयर 2। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टैक्स बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट रेंटल पेड एट ईयर 0 विल बी मटीरियलाइज्ड इन ईयर 1 एंड टैक्स बेनिफिट shall be taken in year 2 if tax is paid in arrears। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी जब अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएगी तो उस वक्त वो लीज रेंटल्स को अलाउ करवाएगी टैक्स एज एन टैक्स एक्सपेंस इन ईयर 1, यानी उसे पेमेंट की ईयर टाइम 0 पे, और इस एक्सपेंस का उसे बेनिफिट उठाया एट एंड ऑफ ईयर 1। और इससे रिलेटेड जो टैक्स सेविंग्स हुई वो अपीयर होंगी ईयर 2 में, क्योंकि हमारा ये एजम्पशंस थी जो कि हम एनपीवी की कंसिडरेशन में डिस्कस कर चुके थे कि कैश फ्लो जो भी जनरेट हो रहे हैं, अगर वो साल के दरमियान में भी हो रहे हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये साल के एंड में इंकर हो रहे हैं, और उस तरह उसको कैश फ्लोज में मेंशन करेंगे। तो अगर टैक्स एरियर में पे हो रहा है तो टैक्स बेनिफिट कब राइज हो रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर 2। टैक्स सेविंग ऑन टैक्स डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड इन अकॉर्डेंस विद टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट। तो इसी तरह टैक्स डेप्रिसिएशन जो बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है वो भी लिंक होगा विद टाइम ऑफ टैक्स पेमेंट। जब टैक्स पे हो रहा है उस वक्त वो टैक्स सेविंग इंक्लूड होगी कैश फ्लोज के अंदर। इफ टैक्स इज इग्नोर्ड देन नो टैक्स बेनिफिट वुड बी अलाउड। अगर टैक्स की सिनेरियो में है ही नहीं मेंशन तो टैक्स बेनिफिट भी हम नहीं कंसीडर करेंगे अपनी कंप्यूटेशन में। इसके बाद आपके पास सामने एक चार्ट अपीयर हुआ है जो कि लीज ऑफ बाइंग डिसीजन से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग डिसीजन ये लीज करना चाहिए, बोरो करना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो सारा चार्ट में मेंशन है। उसमें इम्पोर्टेंट जो उसके लाइंस हैं या इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं वो सारी इस डायग्राम में मेंशन है। इफ टैक्स इज पेएबल इन सेम ईयर कैलकुलेट लीज बेस्ड एनपीवी, यानी लीजेस की हम लीज पेमेंट्स की एनपीवी निकालेंगे। अगर टैक्स सेम ईयर में पे हो रहा है तो हम एनपीवी निकालेंगे लीजेस की। उसके बाद बोरिंग डिसीजन एनपीवी वुड बी इक्वल टू एक्विजिशन डिसीजन एनपीवी।
यानी ये डिसीजन हम किसका ले रहे हैं कि लीज करें या बाई करें। तो पहली ऑप्शन है लीज की, तो लीज की हमने एनपीवी निकाल ली। दूसरी ऑप्शन है बोरो करने की, तो बोरो में हमने बोरो डिसीजन एनपीवी वुड बी इक्वल टू एक्विजिशन डिसीजन एनपीवी, यानी जो एक्वायर करने जा रही है कंपनी उसके लिए जो फाइनेंसिंग वो ले रही है, उसमें अगर वो बोरो करती है फंड्स को, तो उस एसेट को एक्वायर करके जो बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं उसका एनपीवी इक्वल हो गया बोरिंग फाइनेंसिंग यूज करके, और उसमें आखिर में दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन होगा और बेस्ट ऑप्शन हम एवेलुएट कर लें। दूसरी चीज ये हो सकती है टैक्स इज पेएबल इन एरियर्स, यानी टैक्स बाद में पे हो रहे हैं। जब आपने ईयर 1 पे अगर अपनी रिटर्न जमा करा दी इन्वेस्टर ने, तो ईयर 2 में जाके टैक्स पे हो रहे हैं, यानी टैक्स एक्सपेंस इंकर होने के बाद टैक्स पेमेंट्स हो रही हैं। तो कैलकुलेट लीज बेस्ड एनपीवी, यानी इसमें भी हम लीज की एनपीवी निकाल लेंगे और एड एनपीवी ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लोज टू एक्विजिशन डिसीजन एनपीवी। तो इस सिनेरियो में जब टैक्स एरियर्स में पे हो रहे हैं तो उस में हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, यानी फाइनेंसिंग कैश फ्लोज जो है कि आपने जो लोन लिया और जो उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो हम इंक्लूड करेंगे जो एसेट्स की एसेट एक्विजिशन कैश फ्लोज है उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन होगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि टैक्स इज पेएबल इन द सेम ईयर, उसमें भी कैलकुलेट लीज बेस्ड एनपीवी, कंप्यूट बोरिंग डिसीजन एनपीवी यूजिंग द एक्विजिशन डिसीजन कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अपने एक्विजिशन डिसीजन के लिए, और उसको फिर हम कंपेयर कर रहे हैं लीज बेस्ड कैश फ्लोज के साथ, और इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम यूज करेंगे। और इफ टैक्स इज पेएबल इन एरियर्स, उसमें भी पहला स्टेप सेम है, कैलकुलेट लीज बेस्ड एनपीवी, कंप्यूट बोरिंग डिसीजन एनपीवी, इनकॉर्पोरेटिंग फाइनेंसिंग कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इसमें क्या डिफरेंस आया कि जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं उसको हम अगर एरियर्स में पे हो रहा है टैक्स, तो फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को हम एक्विजिशन डिसीजन में ऐड अप कर देंगे और उसके बाद दोनों ऑप्शंस का एनपीवी कंपेयर किया जाएगा, उसके बेस पे डिसीजन होगा। तो ये हमारा लीज और बाइंग डिसीजन से रिलेटेड कुछ रूल्स थे। इसके बाद जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और ये तरीका जो हमने शुरू में देखा था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए जो तरीके अवेलेबल हैं उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न था, पे बैक पीरियड था, वो दोनों तरीके बहुत सिंपल थे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे थे और कैश फ्लोज को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कैश फ्लो बेसिस ऑफ जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स है उसमें सबसे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस किया। उसका दूसरा तरीका जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? द IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू IRR। The IRR method calculates the discount rate at which the present value of expected inflows from a project equals the present value of its expected cash outflows। यानी IRR वो रेट है जिसपे कंपनीज का एक्सपेक्टेड इनफ्लोज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज, यानी एनपीवी जीरो हो जाता है। IRR वो रेट है जिसपे एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। A project is accepted only if the IRR equals or exceeds the
required rate of return. तो ऐसी IRR के जो सिनेरियोज होंगे उसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब लेंगे कि जबकि IRR is equal to required rate of return or is greater than required rate of return. It allows the risk associated with an investment project to be assessed. इसमें रिस्क असेस भी हो जाता है इस तरीके में. The IRR is the rate of interest or discount rate that makes the net present value equal to 0, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. It helps measure the worth of an investment. It allows the firm to assess whether an investment in the machine, etc. would yield a better return based on internal standards of return. It allows comparison of projects with different initial outlays. It sets the cash flows to different discount rates. Software simple graphing allows the IRR to be found. ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे और कुछ इसके जो आपके सामने रखे गए हैं कि ये क्या स्ट्रेंथ है IRR की यूज करने के लिए. IRR में एनालिस्ट यूज द कैलकुलेटर और कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रोवाइड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसमें ट्रायल और एरर अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट होता है IRR. यूज अ डिस्काउंट रेट एंड कैलकुलेट द प्रोजेक्ट्स NPV. ट्रायल और एरर मेथड के इसमें बताया गया अभी कि वो क्या चीज होती है कि यूज अ डिस्काउंट रेट, कोई भी डिस्काउंट रेट आप लें और उस डिस्काउंट रेट पे प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें. गोल क्या होता है उसमें हमारा, फाइंड द डिस्काउंट रेट फॉर विच NPV इक्वल टू 0, कि हमने ऐसा डिस्काउंट रेट लेना है या डिस्काउंट रेट लेने के बाद कोई ऐसा डिस्काउंट रेट निकालना है जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट हो जाए इक्वल टू 0. तो इसमें इफ द कैलकुलेटेड NPV, जो आपने डिस्काउंट रेट यूज किया और उससे प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, तो उसका जो रिजल्ट आया NPV का, इफ द कैलकुलेटेड NPV इज ग्रेटर देन 0, यूज अ हायर डिस्काउंट रेट, because if you use a higher discount rate the NPV will be lower. और अभी अगर आप लोअर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे तो NPV ज्यादा हो जाएगी. तो अगर NPV जो डिस्काउंट रेट आपने यूज किया है, एज्यूम करके यूज किया है, वो अगर उसका NPV इज ग्रेटर देन 0 आई है, तो उस सिनेरियो में आप हायर डिस्काउंट रेट यूज करके दूसरा NPV निकाल लेंगे. और इफ द कैलकुलेटेड NPV इज लेस देन 0, यूज अ लोअर डिस्काउंट रेट. यानी अगर आपने जो डिस्काउंट रेट यूज किया है अगर उससे NPV नेगेटिव आ गई है, तो उस सिनेरियो में आपको डिस्काउंट रेट जो दूसरा NPV निकालेंगे उसमें डिस्काउंट रेट कम यूज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट कैलकुलेशन में NPV की कैलकुलेशन में जो डिस्काउंट रेट यूज किया डेट इज 15% और आपका NPV निकल आया 100 रुपीज, तो इसमें इस केस सिनेरियो में आप डिस्काउंट रेट अपना इंक्रीज कर लेंगे और 16% या 17% ट्राई करेंगे और उससे देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है. और इन केस अगर आप डिस्काउंट रेट 12 यूज कर रहे हैं, 12% या 15% यूज कर रहे हैं और उससे NPV आपका आ जाता है -50, तो इस सिनेरियो में आप डिस्काउंट रेट को क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट को और कम कर देंगे. अगर आपने 15% यूज किया था तो आप 12% पे दूसरा NPV कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने कहाँ पहुंचना है, NPV को 0 तक लेके जाना है. और ये हम करते रहेंगे कंटिन्यू अंटिल NPV इक्वल टू 0. सो दिस इज द ट्रायल एंड एरर अप्रोच. यानी ट्राई करें और एरर निकले तो दोबारा ट्राई करें, फिर एरर निकले तो दोबारा ट्राई करें. तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर अप्रोच. तो पर्पस हमारा ये है, गोल हमारा ये है कि NPV को हमने करना है इक्वल टू 0.
उसके लिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट यूज करने होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो आप पता नहीं कितने डिस्काउंट रेट यूज करने पड़ जाएंगे और कब जाके एनपीवी होगी इक्वल टू 0। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला आपके सामने है। द IRR फॉर अ गिवन स्ट्रीम ऑफ कन्वेंशनल कैश फ्लोज इज कैलकुलेटेड एज IRR इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आगे, ए प्लस विद इन ब्रैकेट बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए माइनस डिवाइडेड बाय कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। तो इस फॉर्मूले में क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? IRR आपको पता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ए इज स्मॉलर डिस्काउंट रेट वेयर एनपीवी इज पॉजिटिव। बी इज अ लार्जर डिस्काउंट रेट वेयर एनपीवी इज नेगेटिव। जो कैपिटल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एनपीवी को, जो कि डिटरमिन हुआ था थ्रू डिस्काउंट रेट विच इज स्मॉल ए। और जो कैपिटल बी है डेट इज नेगेटिव एनपीवी, और वो किससे निकली थी? वो स्मॉल बी रेट यूज करके निकली थी। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आप कहां से स्टार्ट, जो आप शुरू कर सकते हैं, यानी आपने दो डिस्काउंट रेट यूज करने हैं ट्रायल और एरर अप्रोच के थ्रू। तो आप उसमें शुरू इस तरह आइडिया लगा सकते हैं या इस तरह डिस्काउंट रेट डिटरमिन कर सकते हैं कि डिस्काउंट रेट वुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। यानी उस कंपनी का पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करें। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको याद होगा कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो उससे आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का 2/3 लेंगे तो जो रेट आएगा उससे आप पहले एनपीवी कैश फ्लोज का कैलकुलेट करेंगे। जो एनपीवी निकलेगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप क्या करेंगे? अगर वो पॉजिटिव निकल आएगा तो आप हायर रेट ऑफ रिटर्न यूज करेंगे ताकि एनपी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकले वो कम हो जाए। और इन केस अगर एनपीवी ज्यादा निकल आया या नेगेटिव निकल आया तो आप उस केस में स्मॉलर रेट यूज करेंगे जो कि आपने पहले यूज किया था। तो आप दो डिस्काउंट रेट को यूज करते हुए दो एनपीवीज निकालेंगे, उन दो फिगर्स को और दो डिस्काउंट रेट को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, और इससे आपका IRR निकल आएगा। इसमें आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट है जिसमें IRR की कैलकुलेशन है। कन्वेंशनल कैश फ्लोज आर दोज कैश फ्लोज इन विच आउटफ्लो अकर्स इनिशियली एंड इनफ्लोज अकर्स सब्सिक्वेंटली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ। जो कि नॉर्मली होता है कि जो भी आउटफ्लो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेट विल बी इंकर्ड एट टाइम 0 और एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। तो इसमें आपके सामने ईयर्स मेंशन है, ईयर 0, 1, 2, 2 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें कैश फ्लोज हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 पे यानी एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ शुरू हो रही है, डेट इज 1 मिलियन आउटफ्लो, सो डेट इट इज अपीयरिंग इन ब्रैकेट्स। और उसके बाद ईयर 1 पे कैश इनफ्लो हो रहा है 100,000 का, और ईयर 2 पे कैश इनफ्लो हो रहा है 1 मिलियन का। तो हमने स्टार्ट किया 8% से। 8% पे हमने इसकी एनपीवीज इन कैश फ्लोज के निकाली। जो एनपीवी निकली डेट इज 18,519। तो ये पॉजिटिव फिगर आई। इसको हमने और कम करना है तो हम इससे हायर रेट यूज करेंगे। हायर रेट हमने कैलकुलेट करके देखा 12% पे, उससे एनपीवी निकली नेगेटिव 17,857। तो इन फिगर्स को, इन दो एनपीवीज को और इन दो डिस्काउंट रेट को हमने पुट किया IRR के फॉर्मूला में, जो कि ऊपर अब पिछली स्लाइड में आपको शो किया था। उसमें रेलेवेंट जगहों पे
इन इनपुट्स को डाला तो हमारे पास IRR निकला 10.036%. सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द मेथड के जिसके थ्रू हम IRR कैलकुलेट कर सकते हैं. IRR technique assumes that if there is any surplus cash, it will be invested at a project. Unlike an NPV, which assumes that surplus cash is invested at WACC. जैसे कि हमने NPV के बेसिक कंसिडरेशंस में ये भी डिस्कस किया था कि जो भी कैश सेविंग्स हो रही हैं उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है फौरन एट अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पे WACC मेंशन है. तो IRR में ये अजम्पशन ली जाती है कि जो भी कैश सरप्लस है इट विल बी इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट IRR, यानी उसको भी इन्वेस्ट कर दिया गया है IRR रेट पे. दोनों मेथड्स में ये अजम्पशन ली जाती है. IRR में सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया गया है IRR रेट पे और NPV में कैश सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया गया है एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एट द मेंशन्ड डिस्काउंट रेट. मॉडिफाइड IRR is calculated with the assumption that the reinvestment of surplus cash would be made at a required rate of return. इसमें आपको एक पूरी चार्ट बना के दिखाया गया है कि IRR की कैलकुलेशंस, उसके कैश फ्लोज को किस तरह मेंशन करना है और प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, चाहे आप एक्सेल पे करें चाहे आप अपने नोट पैड्स पे करें, तो उसमें किस तरह आप इसको फ्लो को शो करेंगे और किस तरह वो कैलकुलेट होगी. इसमें नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है $379,100 की और यूजफुल लाइफ इस प्रोजेक्ट की 5 साल है. एनुअल कैश इनफ्लो $100,000 है. एनुअल डिस्काउंट रेट इज 10%. तो इसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेंशन किया हुआ है 10%, जो कि डिस्काउंट रेट है उसका कॉलम सी में, और कॉलम डी से लेके एंड तक हमने कैश फ्लोज को मेंशन किया कि किस तरह कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज मेंशन हो रहे हैं इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स. पीरियड 0, 1, 2, 3, 4, 5 में किस तरह मेंशन हो रहे हैं और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मेंशन हुए इन कॉलम बी, जो कि डिस्काउंट हुई है 10% डिस्काउंट रेट पे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई है. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की निकल आई है 0. सो 10% इज द IRR. NPV if new machine purchased is equal to 0. The zero difference proves that the internal rate of return is 10%. और इसका दूसरा तरीका क्या है कि एनविटी टेबल को यूज करते हुए आप ये जो एक कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं, यानी सेम लाइन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज जो जनरेट हो रहे हैं ईयर 1 to 5, तो 10% का एनविटी टेबल में 5 सालों पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो देख लें और उधर से रेट उठा लें, डेट इज 3.791 और 100,000 को जब 3.791 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगी जो कि 5 सालों में जनरेट हो रहे हैं. डेट वुड बी 379,190, 379,100 और इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 0. तो ये एक चार्ट है जिसमें एक यानी एक कैलकुलेशन आपके सामने अपीयर हुई है कि IRR किस तरह बना है और IRR कंपनी का क्या है. आगे चल के एक क्वेश्चन है कि एक इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें $20,960 की चाहिए और एनुअल ऑपरेशनल जो उसके इन्फ्लोज हैं डेट इज $5,000 और 10 साल इस प्रोजेक्ट की लाइफ है. तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली है
डेट इज $3,205। तो इस क्वेश्चन में उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली है $3,205। तो ये IRR था। अभी आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके सामने है, द जीरो मशीन कंपनी इज evaluating a capital expenditure proposal that requires an initial investment of $20,960 and has predicted cash inflows of $5,000 per year for 10 years. It will have no salvage value. यानी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $20,960 है और $5,000 पर ईयर अराइज होंगे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इस मशीन की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, यानी इसकी आखिर में कोई सेल प्रोसीड नहीं मिलेगी। और इस प्रोजेक्ट की जो यूजफुल लाइफ है डेट इज 10 ईयर्स। अब इसमें क्या करना है, यूजिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% डिटरमिन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये आपके लिए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पीछे हम काफी एग्जांपल्स देख चुके हैं कि किस तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो कैश फ्लोज को स्केच करके हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है डेट इज $3,205। अभी वही क्वेश्चन है, इसमें अगर हम IRR अपना निकालें, यानी जीरो मशीन कंपनी का अगर IRR निकालें, वही सेम सिनेरियो रखते हुए कि 20,960 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 5,000 कैश इनफ्लोज हो रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो IRR क्या निकलेगा। हमने 10% पे उसके कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न यूज करना होगा टू डिटरमिन नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें हम पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हमने ऑफ एन एन्युटी $1, तो उसमें हमने $20,960 को डिवाइड किया उसकी कैश फ्लोज पे, और उससे हमें क्या निकल आया 4.192। और फ्रॉम द एनवीटी टेबल से हमने इस 4.192 का जो डिस्काउंट रेट देखा 10 साल के कॉलम में, तो वहां से हमें 20% रेट मिला। Therefore the IRR is 20%। तो आपने देखा कि IRR निकालने के लिए ये भी आप कर सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज पर ईयर, और उससे आपको जो रेट मिला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उससे निकल आई, उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को एनवीटी टेबल में आप के थ्रू कैलकुलेट वहां से डिटरमिन करें, तो वहां से आपको जो रेट मिलेगा डेट वुड बी IRR। और इस रेट पे इस प्रोजेक्ट की NPV 0 होगी, यानी अगर इस प्रोजेक्ट को अगर हम डिस्काउंट करें 20% रेट पे, तो इसकी NPV हो जाएगी इक्वल टू 0। When using the internal rate of return method to rank competing investment projects, the preference rule is the higher the internal rate of return, the more desirable the project। अगर आपके पास ऐसे सिचुएशंस हो जिसमें आपने 4-5 प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग करनी हो बेस्ड ऑन IRR, तो उसमें रैंकिंग आप इस तरह करेंगे कि जिस प्रोजेक्ट का IRR सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी रैंकिंग हो जाएगी। यानी the higher the internal rate of return, the most desirable is the project। इसकी समरी है, the IRR method calculates the discount rate at which the present value of expected cash inflows from a project equals the expected present value of cash outflows। यानी NPV 0 हो जाती है IRR में। A project is accepted only if the IRR equals or exceeds the required rate of return। Now here is the comparison of net present value and IRR methods। IRR is widely used, NPV can be used
with varying required rate of return. NPV of projects may be combined for evaluation purposes. IRR cannot. Both may be used with sensitivity analysis, जो कि हम आगे चल के sensitivity analysis को, risk analysis को देखेंगे. अभी हमने दो चीजें और डिस्कस करनी इस सेशन में करनी थी. एक तो कंपैरिजन करना था मुख्तलिफ एवेल्युएशन टेक्निक्स का, जो कि अभी तक हम देख चुके हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में. एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड इन लास्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दीज आर द मेथड्स विच आर कॉमनली यूज्ड एंड वाइडली यूज्ड बाय द इंडस्ट्री. तो इन तरीकों का हम जो एक कंपैरिजन करेंगे और उससे आपको आइडिया होगा कि किस जो टेक्निक है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी यूटिलिटी है. और उसके बाद हम अपना रिस्क एनालिसिस को शुरू करेंगे. आज अभी हम यहाँ पे अपने सेशन को एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ एवेल्यूएशन टेक्निक्स को, और उसके बाद फिर हम रिस्क एनालिसिस की तरफ चलेंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन, और थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.